वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम ये समझने का प्रयास करेंगे बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में क्या क्या अनुसंधान केंद्र हैं, उसकी सहायता से क्या क्या इंडस्ट्रियल जेनेटिकल इंजीनियरिंग और कैसे कैसे चीज़ें का डेवलपमेंट हो रहा है, और उसके सारे सेंटर रिसर्च की बात की जाएगी। ठीक, और उसी के रेफरेंस में क्या क्या चीज़ें प्रभावकारी हो रही है उसकी बात की जाएगी। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज रेमेडी के तरीके काम करता है, और आज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके PYs, Qs और MCQ जरूर लगाएं, जिससे आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो मजबूत बने। ठीक है, इकट्ठे प्रेशर ना पड़े। हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, अगर आज की पाठशाला की हम बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है वो बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, ठीक, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें कई सारे जो सेंटर हैं, उसके सेंटर जो इंडिया में हैं और वो कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में फैले हैं, कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, और अगर हम बात करें तो 19 के बाद लगभग 1989 के बाद यहाँ प्रगति हो गई थी। ठीक है, 19 में तो बायोटेक्नोलॉजी सेंटर बन गया था, और ये वह प्रथम विकासशील राष्ट्र जो विज्ञान के लगभग हर क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग और विकास कर रहा है। इस प्रकार के अनुसंधान कार्य से में जुड़ी हुई संस्थाओं के नाम इस प्रकार से हैं। तो जो सबसे पहले जो सेंटर है वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, IARI। इन सभी के फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं, तो ये हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले जो आता है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर IARI आता है। तो देखिए ये कैसे होता है। देखिए, ये जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये संस्था जो है इकोलाई में स्थानांतरण, ठीक, इकोलाई एक बैक्टीरिया है, इकोलाई में स्थानांतरण तथा अनुलेखन की क्रिया के प्रजातीय लक्षणों के साथ साथ पौधे में जीन अभिव्यक्ति के प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ होता है। तो आप इतनी बात याद रखेंगे। ठीक, अगर हम आगे की बात करें तो दूसरा आता है CSIR। दूसरा क्या आता है? CSIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, ये क्या करता है कि ये सेल डाइवर्टिफिकेशन और ठीक फल, वन और वृक्षों का पुनरुत्पादन, कृषि फसलों के अध्ययन में प्रभावकारी कार्य कर रहा है। तो CSIR का क्या काम है? तो CSIR तो सबसे ज्यादा, मतलब अगर हम बताएं कि सबसे ज्यादा काम करने वाला, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाला CSIR ही है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और इसके थ्रू बहुत सारी चीजें चलती हैं, ना कि सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत और भी प्रोग्राम इसके थ्रू चलते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली एग्रीकल्चर में बहुत काम करता है। तो सेल डाइवर्टिफिकेशन, फल, वन वृक्षों का पुनरुत्पादन, कृषि फसलों के अध्ययन में इसने प्रभावकारी कार्य किया है। ठीक, CSIR के बाद हम ICAR के बाद आएंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो ICAR की अगर हम बात करें, ये CSIR से नीचे स्तर पर यानी कि काम करता है ICAR। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो होता है बेसिकली लखनऊ में स्थित है, और इस केंद्र में वैज्ञानिकी क्लोनिंग, प्रजनन, ठीक, जीव द्रव्य संलग्नन और पादप कोशिकाओं का इमोबिलाइजेशन होता है। इमोबिलाइजेशन के द्वारा क्या होता है कि इमोबिलाइज एंजाइम की सहायता से इन्हें क्या किया जाता है, बहुत सारी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए क्या किया जाता है, स्टेबिलाईज किया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है। और समृद्ध टिश्यू कल्चर आदि उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। और इसमें क्या होता है कि कुछ टिश्यू कल्चर को एक साथ समृद्ध करके उसका कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ICAR काम कर रहा है। आगे देखिए, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च, CPCRI। ये सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च क्या कर रहा है कि ये परीक्षण नलिकाओं में नारियल पादपों को या उसके प्लांटेशन को विकसित कर रहा है। तो इसका काम ये है। आगे देखिए,
नेशनल बॉटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI। जो NBRI है, मैं आपको बता दूं, ये तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये नए तथा विविध प्रकार के ऊतक संवर्धों और ऊतक संवर्धों बैंकों को विकसित करने में जुड़ा हुआ है। तो जितने भी टिश्यू कल्चर हो रहे हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर हो रहे हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जा रहे हैं, उसका कंजर्वेशन जहाँ किया जा रहा है वो NBRI के थ्रू, यानी कि नेशनल बॉटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू किए जा रहे हैं। तो सबसे नंबर CSIR है, फिर ICAR है, फिर NBRI है। उसके बाद 5th नंबर पे देखिए नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड NBTB। देखिए इसका क्या योगदान है। इसका निर्माण जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधानों की देखरेख करना, प्रोत्साहन करने के लिए हुआ है, ठीक है। विज्ञान की विविध शाखाओं जैसे अनुवांशिकी, अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिश्यू डेवलपमेंट, ठीक है, एंजाइम प्रौद्योगिकी, अल्कोहलीय किण्वन और प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी या इम्यूनो टेक्नोलॉजी में या इम्यून बायोटेक्नोलॉजी को अनुसंधान और विकास के लिए प्राथमिकता दी जा रही है और डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड NBTB के द्वारा हो रहा है। चलिए आगे अगर हम रिसर्च सेंटर की बात करें तो देखिए ये है ICGEB यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि यूनिडो ने भारत सरकार के सहयोग से इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है और जैव प्रौद्योगिकी और अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रगत अध्ययन करने और दूसरे विकासशील राष्ट्रों को अनुसंधानों में बढ़ाने के लिए ये काम कर रहा है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, ठीक है। ICGEB जो है इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है और ये और राष्ट्रों को भी अनुसंधानों के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, ठीक है। जैसे सीटस नामक एक प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा चलाए जा रहे कुछ जैविक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। एक कंपनी है सीटस जो क्या कर रही, बायोटेक्नोलॉजी की तरह कई सारे काम को चला रही है। वो क्या कर रही है, देखिए इसको समझ लीजिए। सबसे पहले ये क्या कर रही है कि विटामिन B12 का सुधार और उत्पादन कर रही है। भाई विटामिन B12 जो है एक कॉम्प्लेक्स टाइप का विटामिन है और इससे बहुत सारी सबसे ज्यादा एनीमिया जो है B6 और B12 से, तो परनीसियस एनीमिया है, इनको क्या कहते हैं, अच्छे यानी कि उसकी कंटिविटी को कम करने के लिए, कंटेसेंसी को कम करने के लिए क्या कर रही है, सुधार कर रही है। उसके साथ ही साथ ग्लूकोज को सस्ते रूप में फैक्ट्रोज का निर्माण, ठीक है। तो फैक्ट्रोज का निर्माण में भी ये काम कर रही है और फैक्ट्रोज का निर्माण कई सारे इंडस्ट्रियल बेकरी में किया जाता है, ठीक है। स्वचालित जैव स्क्रीनिंग में, स्वचालित जैव स्क्रीनिंग में है कि सेल लाइन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे अनुसंधान के रूप में ये क्या कर रहा है, इसका प्रयोग कर रहा है। आगे देखिए रासायनिक संस्करण उद्योगों के निश्चल कोशिका तथा एंजाइम प्रणालियों का विकास। और क्या कर रहा है, देखिए बिना एंजाइम के तो बहुत सारी, देखिए सबसे पहले जीन है, जीन के बाद क्या आता है DNA, DNA के बाद क्या आता है प्रोटीन, प्रोटीन के बाद क्या आता है एंजाइम। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है और इसे हमें याद रखना चाहिए। तो एंजाइम का प्रणालियों में इसका जो विकास हो रहा है, ये है एंजाइमोलॉजी के लिए कई सारे एंजाइम है जो जरूरत पड़ती है और हमें इंडस्ट्रियल रूप से आज उसे बनाया जा रहा है और शरीर में उसका इंजेक्शनेशन हो रहा है। तो इतनी बात याद रखेंगे। आगे देखिए अविच्छिन्न किण्वन के द्वारा एथेनॉल का उत्पादन। क्यों, बर्बरेजेस सब्सटेंसेस जो है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जितने भी बर्बरेजेस सब्सटेंस हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाएंगे, ना कि सिर्फ एथेनॉल, और भी चीजें बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आज डेवलप की जा रही हैं। सूक्ष्म जैविक विधियों के द्वारा मानव इंसुलिन का उत्पादन, ठीक। तो ये आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था कि इंसुलिन का उत्पादन आज क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। तो सूक्ष्म विधियों के द्वारा मानव में इंसुलिन का उत्पादन ये कर रही है सीटस कंपनी। मानव इंटरफेरॉनों का उत्पादन, इंटरफेरॉन क्या करते हैं, हमारे शरीर में एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है अगर हम बताएं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है। तो ये क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियल या आर्टिफिशियल रूप से क्या कर रहा है, सीटस कंपनी इंटरफेरॉनों का उत्पादन कर रही है। आगे देखिए औषधीय सूक्ष्म जीवों का अनुवांशिक सुधार, यानी कि ड्रग का निर्माण सूक्ष्म जीवों की सहायता से कर रही है, जिससे कि ये अनुवांशिक सुधार लाने का एक प्रयत्न कर रही है। आगे देखिए अंग प्रत्यारोपण के लिए एक कॉलोनी या प्रतिपिंड का उत्पादन। तो अंग प्रत्यारोपण जो हो रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है,
तो उसके लिए जो क्लोन बनाए जाते हैं, ठीक है, उसका भी ये क्या कर रहे हैं, एक तो ये क्या कर रहे हैं, उसमें सुधार ला रहे हैं और उसका क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। देखिए, और देखिए, वर्धित कच्चा तेल प्राप्ति के लिए तेल क्षेत्रों में जैंथेगन का उत्पादन सीटस के द्वारा 1981 में किया गया। देखिए, अगर हम और आगे बात करें तो जितने ये ऑयल्स हैं, एडिबल्स ऑयल है, कहीं ना कहीं आज बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बन रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारी और भी ऑयल्स, एडिबल्स ऑयल के साथ साथ और भी जो ऑयल्स हैं, मशीनरी ऑयल्स हैं, ठीक, उनका भी यूज आज बायोटेक्नोलॉजी की तरह डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले सीटस ने 1981 में क्या किया था, रॉ ऑयल्स की प्राप्ति के लिए उन्होंने तेलों में जैगेथन एक क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जैथेगन, उसका उत्पादन किया 1981 में। तो कुछ इस तरीके से ओवरव्यू होता है, आप लोग इसको हमेशा याद रखिए और सारी रिसर्च सेंटर को याद रखिए, आपकी ये बहुत मदद होगी इससे। आई होप आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।